आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो इंटेंस मैथ रिवीजन का लेक्चर 5 है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। ठीक है। तो आज मैं आपको ना प्रिज्म और पिरामिड के सारे फार्मूले याद कराने वाला हूँ और आपको कोई भी फार्मूला रटना नहीं है। मैं आपको जो चीज़ें ऑब्जर्व करा रहा हूँ बस उसको ऑब्जर्व कर लेना, फिर आप कभी भी ये फार्मूला भूलने वाले नहीं हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की, जिसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हो। ठीक है। लिटिल सरफेस एरिया होता है क्या बेसिकली, जैसे आपको ये फिगर दिख रहा है या ये फिगर दिख रहा है, तो जो साइड वाले पोर्शन है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये जो पीछे वाला जो फेस है, इनका जो एरिया होता है ना, ये आपका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे अगर मैं बात करूँ इस फिगर की, तो ये ले लो आप, ये ले लो, एक पीछे वाला ले लो और एक साइड वाला ले लो, तो ये जो एरिया है ना चारों का जोड़ के, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। अभी निकालते कैसे, देखो सिंपल है। आप जैसे मान लो ना कि आपने ये एक रस्सी लपेटी है। ठीक है, यहाँ पे एक रस्सी लपेटी है और ऐसे ही आप रस्सी जो लपेटो ऐसे नीचे और लपेटते चले जाओ और लपेटते चले जाओ ना नीचे पूरी रस्सी, तो आपका ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कवर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। आप ये समझो ना कि आप इसके ऐसे साइड साइड में पूरा ऐसे रस्सी लपेटते लपेटते नीचे आ गए हो, तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो आपने किया क्या एक्चुअली, आपने किया है कि आपने ये इसका पेरीमीटर पे रस्सी बांधी है, पेरीमीटर पे, और उस पेरीमीटर को आप हाइट तक मल्टीप्लाई कर दियो तो आपका ये पूरा एरिया कवर हो चुका है, जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेसिकली। जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूं, तो आपने यहाँ पे रस्सी बांधी और ऐसे आप रस्सी बांधते नीचे नीचे तक आ गए पूरा, मतलब पूरा ऐसे आ चुके हो नीचे, तो आपका ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कवर हो चुका है। तो आपने ये रस्सी बांधी, मतलब ये पेरीमीटर हो गया, और इस पेरीमीटर को आप हाइट तक मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया वाला पूरा पोर्शन कवर हो चुका है। जैसे मैं अगर इस ट्रेपीजियम की बात करूं, तो आपने क्या किया, ये ट्रेपीजियम का ये आपने लिया, ठीक है, और इसको आप पूरे हाइट तक मल्टीप्लाई कर दिए पूरा, तो आपका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कवर हो चुका है। तो अगर जो मुझे एक जनरल फॉर्मूला दिख रहा है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया का एक जनरल फॉर्मूला दिख रहा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू हाइट। चाहे कोई भी फिगर हो, जैसे अगर मैं ये वाला फिगर ले लूं, तो मैंने क्या किया, ये पेरीमीटर को मैंने हाइट तक मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरा पूरा ये कर्व्ड सरफेस एरिया वाला जो पोर्शन है ना पूरा कवर हो चुका है। ठीक है। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो भाई मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाल ही लिया, इसमें मैं जो बॉटम का फेस का एरिया और ऊपर के जो फेस का एरिया है उसको जोड़ दूं, तो मेरा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये बॉटम का और जो टॉप का एरिया तो है तो बराबर, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है। अगर मैं सी एस ए में 2 इंटू बेस एरिया को ऐड कर दूं तो मेरा टी एस ए निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो टी एस ए की बात करूं तो सिंपल क्या हो जाएगा, सी एस ए प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम में क्या करना है ना, मान लो अगर ये कोई खाली डिब्बा है, ये पूरा खोखला है, तो आपको इसको पूरा भर देना है, पूरा अंदर पूरा भर देना है, वो आपका वॉल्यूम होता है। अब भरे कैसे, मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर की सीट ली। ठीक है, एक पेपर का सीट लिया और इस पेपर की सीट को ना मैंने ऐसे रखता चला, मेरे पास बहुत सारे पेपर की सीट है, बहुत सारी, तो मैंने एक पेपर की सीट लिया, इसके ऊपर एक के ऊपर एक सीट पूरा रखता चला गया, तो जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो पूरा भर जाएगा, मतलब अंदर पूरा सॉलिड हो चुका है, तो ये मेरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने इस एरिया को मैंने हाइट तक मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मुझे सी से निकालना था तो मैं पेरीमीटर को हाइट तक मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं इस पूरे एरिया को हाइट तक मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और ये एरिया क्या है, ये बेसिकली टॉप का एरिया है, टॉप का एरिया या कह लो आप बेस का एरिया, क्योंकि दोनों बराबर है। तो कहीं ना कहीं मुझे वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ रहा है वॉल्यूम का, कि मैं क्या कर रहा हूँ, बेस एरिया को मैं हाइट तक मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो मेरा वॉल्यूम निकल के आ रहा है। आप कोई भी फिगर ले लो, जैसे मान लो मैंने ये ट्रेपीजियम वाला फिगर ले लिया, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया को मैं हाइट तक मल्टीप्लाई करते चला जाऊं तो मेरा पूरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला सारे फिगर का। अब हम सबका फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है। मैंने ये मान लिया ना कि ये सारे फिगर आपके रेगुलर हैं, ये रेगुलर आपका समझ लो, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड ए है, ये आपका ट्रेपीजियम है तो ऑब्वियस इसकी साइड सारी इक्वल अनइक्वल होंगी। ये पेंटागन है, रेगुलर मैंने मान लिया कि आपकी सबकी साइड ए है। यहाँ पे ऑक्टागन का मान लिया मैंने, और यहाँ पे आपका ये क्यूब है, ये स्क्वायर है मतलब ये क्यूब है, मतलब ये सारी इसकी साइड ए है सबकी, इसकी एल और बी। अब मैं लिखता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला। तो मैंने क्या बोला, अगर मुझे सी एस ए, देखो मैं सबसे ऊपर सी एस ए लिखूंगा, उसके नीचे मैं टी एस ए लिखूंगा और उसके नीचे मैं वॉल्यूम लिखूंगा, तो आप समझ जाना। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो तो देखो,
अगर मैं बात करूं इसके सी एस ए की, सी एस ए मैंने क्या बोला भाई, आप पेरीमीटर को हाइट तक मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। इसका पेरीमीटर क्या है 3a, क्योंकि ये इक्विलेटरल एंगल है, इसको मैंने हाइट तक मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे इसका निकालना हो सी एस ए, तो मैंने 2l+b इसका पेरीमीटर होता है, इसको मैंने हाइट तक मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या क्या मैंने 2l+b इंटू हाइट, ये मेरा सी एस ए निकल के आ गया। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका साइड है ए, तो इसका जो पेरीमीटर होगा 6a हो जाएगा, इंटू हाइट कर दूंगा तो 6a इंटू हाइट इसका टी एस ए आ चुका है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसकी चारों साइड मान लो अनइक्वल है, मतलब a+b+c+d ऐसे मान लो, a b c d है ऐसे मान लो। ठीक है, तो मैंने कैसे निकाला, a+b+c+d इंटू मैंने कर दिया हाइट, तो ये इसका सी एस ए निकल के आ गया। ठीक है, पेरीमीटर इंटू हाइट। अगर मैं बात करूं इस फिगर की, पेंटागन की, तो पेंटागन की आप ऐसे कर सकते हो 5a इंटू हाइट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका सी एस ए निकल के आ गया। अगर मैं बात करूं ऑक्टागन की, तो 8a इंटू हाइट कर दे रहा हूं, तो ये इसका निकल के आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये स्क्वायर की, तो पहली बात तो ये स्क्वायर प्रिज्म है, चलो हाइट ले लो, चलो ठीक है, तो 4a इसका पेरीमीटर हो गया, इंटू हाइट कर दिया, मेरा सी एस ए निकल के आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूं, अगर मैं बात करूं टी एस ए की, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो भाई सी एस ए तो रहेगा ही रहेगा, इसमें मैं क्या करूंगा 2 इंटू बेस एरिया कर दूंगा, प्लस 2 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया क्या है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कहीं ना कहीं इसका जो एरिया होगा वो √3/4a² होगा। ठीक है, अगर मैं इसके बात करूं, तो सी एस ए तो रहेगा, साथ में बेस एरिया क्या 2 इंटू बेस एरिया, मतलब 2 इंटू एल और बी, एल इंटू बी। ठीक है, क्योंकि भाई लेंथ इंटू ब्रेथ तो इसका बेस एरिया है। अगर मैं बात करूं हेक्सागन की, तो सी एस ए तो रहेगा, लेकिन बेस एरिया निकालना हो 2 इंटू बेस एरिया। अब बेस एरिया आपको निकालना आना चाहिए हेक्सागन का, मैंने आपको बार बार बताया, पिछली क्लासेस में बताया है, हेक्सागन जो होता है रेगुलर हेक्सागन, वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है। तो मुझे बेस एरिया निकालना, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा, तो 6 इंटू √3/4a²। ठीक है, आराम से निकल गया ना। अगर मुझे इसका निकालना हो, तो सी एस ए तो रहेगा, साथ में क्या रहेगा 2 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है हाफ L1 L2, या आप यहाँ पे जो भी मान लो, जो भी है मान लो L1 L2 मान लेता हूँ ना। ठीक है, या ABCD है तो ABCD मान लेता हूँ, चलो लिखना पड़ेगा ABCD, ABCD। और इसका हाइट यहाँ पे दिया होगा आपको, प्रॉपर दिया होगा ना, आप टेंशन मत लो, यहाँ पे हाइट आपको, यहाँ पे h ऑलरेडी दिया है ना, तो यहाँ पे मैं इसको h1 मान लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं h2 मान लेता हूँ ना, ऐसे मान लेता हूँ कुछ भी, और L1 L2 ही मान लो ना, सब कुछ यहाँ पे वैसे ही मान लो। ठीक है, सम ऑफ नाउ पहले से L1 L2 मान लेना। ठीक है, आपको वैसे तो दिया रहता है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड आप मान लो L1 + L2। ठीक है, और इंटू h दिया आपको, हाइट दिया h1 मान लेता हूँ, और ये जो पूरी वाली हाइट दिया वो आपको h2 है, तो ये कहीं ना कहीं आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, आसान है, आप फिगर देखते ही इमेजिन करके कर पा रहे हो, ऑब्जर्व करके। अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपको क्या पेंटागन का एरिया, बेस एरिया निकालना आता है? सबसे पहले तो सी एस ए हो जाएगा। क्या आपको पेंटागन का एरिया निकालना आता है? नहीं आता, तो आपको वो डायरेक्ट एरिया ही देगा, आपको एरिया निकालना नहीं पड़ेगा, वो आपको एरिया डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एरिया मिलेगा, तो 2 इंटू बेस एरिया कर दोगे। यहाँ पे सी एस ए प्लस क्या कर दोगे 2 इंटू बेस एरिया, क्योंकि ऑक्टागन को भी आपको ऑक्टागन का भी निकालना नहीं आता है। यहाँ पे क्या करोगे सी एस ए प्लस बेस एरिया, तो आपको पता है भाई a² तो होता है बेस एरिया, तो 2 इंटू a² हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम और आसान है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में लिख देता हूँ। वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, वॉल्यूम क्या है भाई, एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। इस एरिया को, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, इसको हाइट तक मल्टीप्लाई कर देना है। तो एरिया क्या होता है भाई √3/4a² ही तो होगा एरिया, इसको हाइट तक मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका बेस एरिया क्या होगा L इंटू बी, और हाइट तक मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और आपको पता है वॉल्यूम का यही होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। हेक्सागन का बेस एरिया क्या होता है, मैंने क्या बोला 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर, मतलब 6√3/4a² और हाइट तक मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू L1 + L2 इंटू H1 मान लेता हूँ, और हाइट मल्टीप्लाई कर दूंगा H2, तो आपका ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे अगर मैं इस फिगर का करूँ, तो यहाँ पे आपको बेस एरिया दिया होगा, इसमें बेस एरिया दिया होगा, तो आपको सिंपल बेस एरिया इंटू हाइट कर देना है, बेस एरिया इंटू हाइट कर देना है। यहाँ पे भी आपको बेस एरिया दिया रहेगा, क्योंकि आपको ऑक्टागन का निकालना नहीं आता, तो बेस एरिया इंटू हाइट कर देना है। यहाँ पे आपको बेस एरिया आता है
ए स्क्वायर इंटू हाइट कर दोगे तो आपका ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। आपको कोई भी फॉर्मूला याद करना पड़ा क्या? नहीं याद करना पड़ा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं बढ़िया सा। क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज ट्रेपीजियम, जिसकी पैरेलल साइड्स हमें दी है, हमें डिस्टेंस बिटवीन देम दिया है और हमें वॉल्यूम भी दिया है, हमें हाइट बताना है। तो आपको वॉल्यूम पता है ना क्या होता है, हम एरिया को हाइट तक मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा पूरा फिगर अंदर से भर जाता है, मतलब वो हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना है, बेस एरिया इनटू हाइट कर देना, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस एरिया की बात करूं तो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का आपको एरिया निकालना होता है, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि है 26 इंटू हाइट जो आपको दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड जो कि आपको 9 दे रखा है, और इंटू हाइट, ये तो भाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वाला हाइट में कह रहा था, यहाँ पे अलग से जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा जो मुझे 1731.6 दे रखा है। अगर मैं 9 से काटूं तो 9 कन्ना 9 होता है, 9 नवा होता है आपका 81, ठीक है। और फिर आपका 9 दूना होता है 18 और 9 चौक होती है आपकी 36, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं इसको 13 से भी काट दूं, ठीक है, तो 13 कन्ना होता है 13 आपका 62 और फिर 52 चला जाएगा और फिर आपका ये 148 आ रहा है। तो एच आपका जो आ रहा है वो 148 आ रहा है, कहीं ना कहीं चाहिए पॉइंट तो आपका एक पॉइंट भी आ जाएगा, तो आपका 14.8 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब मैं यहीं पे आपको लगे हाथ पिरामिड भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब पिरामिड का अगर मान लो आपको सी से बहुत ही ध्यान से देखना, अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो सिंपली आपको इस फेस का एरिया चाहिए, आपको इस फेस का एरिया चाहिए और जो आपका एक पीछे फेस है उसका एरिया चाहिए। जैसे अगर आपको इसका निकालना हो सी से तो आपको कहीं ना कहीं इसका एरिया और ये पीछे वाले का एरिया और एक साइड वाले का एरिया आपको ऐसे चाहिए। अब ये रेगुलर पिरामिड देता है आपको, मतलब जैसा आपका ये एरिया जितना रहेगा ना उतना ही एरिया इसका रहेगा, उतना ही एरिया पीछे वाले का रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये एक ट्रेंगल ही तो बन रहा है भाई, ये एक ट्रेंगल ही है, इस ट्रेंगल का एरिया निकाल के मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि यहाँ पे 3 फेसेस हैं, तो आपका इसका CSA निकल के आ जाएगा। ऐसे ही इस ट्रेंगल का एरिया निकाल के मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे ही इसका एरिया निकाल के मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या इसका एरिया निकाल के मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा CSA निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। और अगर मुझे TSA निकालना है तो मैं भाई ये बेस एरिया को भी ऐड कर दूंगा, बेस एरिया को भी ऐड कर दूंगा, बेस एरिया को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप याद रखना, हमेशा बोलता हूं मैं कि प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर, प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर एंड पिरामिड इज लाइक अ कोन, पिरामिड इज लाइक अ कोन। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कराऊं ना तो सिलेंडर का जो एरिया, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr²h होता है, और जो प्रिज्म का जो सॉरी कोन का होता है वो 1/3πr² होता है। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये πr² क्या है, ये उस सिलेंडर के बेस का एरिया है πr², और ये हाइट है, मतलब बेस एरिया। और आपको पता है ना अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो कहीं ना कहीं मैं इस एरिया को हाइट तक मल्टीप्लाई करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये πr² इसका बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो ये प्रिज्म का होता है। पिरामिड में क्या होता है, बेस एरिया का 1/3 कर देते हैं इंटू हाइट कर देते हैं, मतलब 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ये होता है कोन का। और यही सेम फॉर्मूला होता है पिरामिड का, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। मतलब अगर मैं आपको बात करूं इरेज करके थोड़ा सा समझा दूं ना, तो प्रिज्म का वॉल्यूम अगर बेस एरिया इंटू हाइट होता है तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 हो जाता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट हो जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं, हम CSA TSA सब कुछ निकालते हैं बड़े आसानी से। मैंने क्या बोला, अगर आपको CSA निकालना हो तो आप इसका एरिया निकाल के, क्योंकि यहाँ पे 3 फेस है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, CSA निकालने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 3 फेसेस हैं, यहाँ पे 4 से करूंगा क्योंकि 4 फेसेस हैं, यहाँ पे 5 से करूंगा क्योंकि 5 फेसेस हैं, यहाँ पे 6 से करूंगा क्योंकि 6 फेसेस हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले, पहली बात तो ये टिल्टेड है, आपका सीधा ट्रायंगल नहीं है, टिल्टेड है, मतलब ऐसे लीन है, लीन, ठीक है। तो जब लीन हो जाता है, जैसे हमें कोन भी क्या होता है, लीन होता है, हम ये स्लैंट हाइट निकालते हैं, तो आपको यहाँ पे ये स्लैंट हाइट दिया रहेगा, स्लैंट हाइट आपको गिवन होगा, ठीक है। किस केस में नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा, मोस्टली टाइम आपको गिवन होगा। तो स्लैंट हाइट दिया है और आप बेस, हाफ इंटू बेस इंटू इस हाइट से आप इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, आपको बेस दिया रहेगा,
आपको ये हाइट दी रहेगी जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल सकते हो इसका। और जब इसका एरिया निकल गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 3 इंटू, क्योंकि 3 फेस के निकालने हैं, हाफ इंटू बेस, आप मान लो ए दिया है आपको, सब में आप मान लो ए दिया है, हाफ इंटू बेस इंटू और स्लैंट हाइट आपको एल दे रखा है, तो ये हो गया सी एस ए। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 4 फेसेस के निकालना, तो भाई 4 हाफ इंटू ए इंटू एल। ऐसे यहाँ पे 5 फेस के निकालना, तो हाफ इंटू ए इंटू एल। और यहाँ पे 6 फेस के निकालना, तो हाफ इंटू ए इंटू एल। मतलब एक, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, अच्छा इसका भी जनरल फॉर्मूला निकालने क्या, अगर आप ध्यान से, अगर आपको दिख रहा है तो 3a क्या है, आपको ये बात समझनी, सारी फिगर रेगुलर हैं, तो ये 3 और a को अगर मैं साथ ले लूँ तो कहीं ना कहीं ये 3a ये नहीं है भाई, ये a साइड a साइड a साइड, तो 3a इसका पेरीमीटर नहीं है। ऐसे ये इसका पेरीमीटर क्या है 4a ही तो है, तो कहीं ना कहीं आपको ये 4a दिख रहा है। अगर यहाँ पे इसका पेरीमीटर की बात करूँ तो ये 5a है, आपको यहाँ पे 5a दोनों दिख रहा है, यहाँ पे 6a है, तो यहाँ पे 6a कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। तो अगर मैं एक जनरल फार्मूला की बात करूँ तो जनरल फार्मूला क्या निकल के आ रहा है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ऐसे ही आगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो मेरा एक जनरल फार्मूला निकल के आ रहा है सी एस ए का, वो बेसिकली क्या है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर लिख दे रहा हूँ सिंपल, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट आ रहा है एक जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर मुझे इसमें टी एस ए करना हो तो टी एस ए के लिए भाई सिंपल सी एस ए में हमने ऐड कर दिया, आप समझ लो सी एस ए में हम ऐड कर रहे हैं, सी एस ए में बेस एरिया, बेस एरिया क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पे ये इक्विलेटर ट्रेंगल है, तो √3/4 a²। ठीक है, क्या लिखेंगे √3/4 a²। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका स्क्वायर बेस है तो a² होगा इसका। ठीक है, तो ये प्लस a², यहाँ पे पेंटागन का आपको निकालना आता है क्या, नहीं निकालना आता, तो आपको साफ साफ दिया रहेगा बेस एरिया, क्योंकि आपको पेंटागन का निकालना नहीं आता है। ठीक है, तो आपको दे रखेगा वो बेस एरिया। ठीक है, ऐसे ही आपको हेक्सागन का क्या बेस एरिया निकालना आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो आप सी एस ए में, बेसिकली ये सी एस ए है, मैं लिख दे रहा हूँ सी एस ए। ठीक है, सी एस ए में आपने बेस एरिया ऐड किया तो आपको बताया बेस एरिया हेक्सागन का क्या होता है, 6 इक्विलेटर ट्रायंगल के बराबर होता है, तो ये आपका बेस एरिया हो गया। अब वॉल्यूम निकालना भी बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, आपने अभी कोण का क्या पढ़ा था, वॉल्यूम 1/3πr² पढ़ा था, तो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट पढ़ा था, ये तो पढ़ा था, यही तो पढ़ा था ना। तो वही चीज यहाँ पे भी करना है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट करना है। अब हाइट आपको गिवन रहेगा। अब देखो ये स्लैंट हाइट, आपको स्लैंट हाइट भी दे सकता है, हाइट भी दे सकता है, लेकिन आपको स्लैंट हाइट, पहले बताओ ना, आपको हाइट दे रखेगा, हाइट साफ साफ दिया रहेगा। अगर आपको वॉल्यूम निकालना तो आपको हाइट देगा ही देगा, बस इस केस में आपको हाइट नहीं दे सकता, तो हम वो केस निकाल लेंगे। अभी हम डायरेक्ट हाइट मान के चलते कि हमें हाइट दिया है। ठीक है, ये एच है और ये एल है, इस बात का ध्यान रखना, मैं लिख भी दे रहा हूँ भाई, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये आपका एल है, और हाइट कहीं ना कहीं आपका ऐसे बीच में कहीं पॉइंट आएगा, तो ये आपका कहीं ना कहीं हाइट दे रखा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो अगर मुझे लिखना है वॉल्यूम, अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया हम निकाल सकते कि नहीं इसका, √3/4 a² इंटू हाइट, आपको एच दिया रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ स्क्वायर बेस की, तो मैंने क्या बोला 1/3 इंटू बेस एरिया, हमें पता है a² इंटू हाइट हो जाएगा। पेंटागन का क्या आपको बेस एरिया पता है, नहीं, तो आपको दिया रहेगा, तो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसकी आपको पता होगी इजिली, 1/3 इंटू बेस एरिया क्या होता है, √6 इंटू √3/4 a² इंटू एच। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ भी भूलने जैसा नहीं है। मैं आपको फिर से रिवाइंड करा रहा हूँ, अगर आपको सी एस निकालना तो आप एक फेस का एरिया निकालो, इंटू जितने भी फेस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे इसमें टी एस निकालना था तो मैं इसमें क्या करूँगा, ये बेस एरिया को और ऐड कर दूंगा। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना तो सिंपल है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। कैसे मैंने ये फॉर्मूला याद किया, क्योंकि मुझे पता है कि पिरामिड इज लाइक अ कोन, कोन का 1/3 πr² h होता है, तो ये πr² बेस एरिया है और h हो गया, हाइट हो गया 1/3। ठीक है,
तो इस तरह से आपको रिलेट करना है। अब पिरामिड का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आप बहुत ही ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आपको एक राइट स्क्वायर पिरामिड दे रखा है जिसका लेटरल सरफेस एरिया आपको दे रखा है। ठीक है, और लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बेस दे रखा है। तो सिंपली आपको ना ये जैसे स्क्वायर बेस है ना, जैसे मानो ये स्क्वायर दे रखा है, तो इसका ये डायगोनल आपको 24√2 दे रखा है। तो आपको पता है कि ये तो सिंपल 24 हो जाएगा, क्योंकि ये 24 रहेगा तभी तो ये आपका जो ये आपका है ये 24√2 होता है। तो ये 24√2 है तो आपका ये 24 हो जाएगा कि नहीं साइड। तो आपको सिंपल साइड 24 दे रखा है। ठीक है, आपको वॉल्यूम बताना है पिरामिड का। पिरामिड का वॉल्यूम मैंने अभी क्या बताया, 1/3 इंटू बेस एरिया। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, 24 इंटू 24 हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस जो है वो साइड 24 है बेस की, और इंटू हो जाएगा हाइट। लेकिन क्या आपको हाइट पता है, आपको हाइट ही नहीं पता, आपको वही हाइट पता लगाना है। ठीक है, अब हाइट और लेटर सरफेस एरिया में डिफरेंस बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। हाइट आपका बेसिकली ये होता है ये, ठीक है, और लेटर सरफेस एरिया बेसिकली ये होता है। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज और दिखा दूं मैं यहीं पे, अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे ये साइड ए है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी ए होगा, और आपको दिख रहा है ये मिड पॉइंट है, तो ये कहीं ना कहीं a/2 होगा। जैसे अगर ये ए है तो ये आपका a/2 होगा। अब इससे क्या होगा, अगर आपको साइड जैसे यहाँ पे 24 दे रखा है तो ये कहीं ना कहीं आपका 12 हो जाएगा। और मान लो अगर आपको ये पता है, ठीक है, ये पता है, तो कहीं ना कहीं आप पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकते हो। तो हमें यही चीज करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं थोड़ी सी, ठीक है, अगर आप भी देख पा रहे होगे, हम्म, तो मुझे यहाँ पे लेटर सरफेस एरिया दे रखा है, तो कहीं ना कहीं लेटर सरफेस एरिया, क्या पता मुझे ये एल पता चल जाए। ठीक है, तो देखते हैं। लेटर सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, सिंपल पता है कि मैं क्या करूंगा, पे आपको 4 फेसेस दिख रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल दिख रहे हैं आपको। ये 4 फेस, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, एक फेस पीछे और एक फेस साइड में होगा, तो आपको 4 फेस दिख रहा है कि नहीं। तो चारों फेस का एरिया, तो 4 इंटू एक फेस का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस जो कि 24 दे रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट जो कि मुझे निकालना है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 624। तो इसको सॉल्व करते हैं, 12 12 25 60 दूना और 4 से आपका कहीं ना कहीं 13 चला जाएगा, तो आपका एल कहीं ना कहीं 13 आ रहा है। अब आप एक बार ध्यान से फिर से थोड़ा सा देख लो, अगर आप देख पा रहे हो तो आपका ये 13 आ चुका है, ये आपका 24 है, तो कहीं ना कहीं आपका ये 12 होगा कि नहीं। अब आपको लग रहा है पाइथागोरस, पाइथागोरस लग रहा है, तो अगर 13 ये 12 तो ये आपको 5 दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आपको हाइट निकालना है। और ये पहले बात तो ये समझो कि आपको ना, एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं जूम सही कर लूँ। हाँ, आपको एक चीज़ समझना है ना कि आपको हाइट जो है ना, इस केस में भी आपको हाइट ही देगा, इसमें भी हाइट देगा, इसमें भी हाइट देगा, इसमें हाइट भी दे सकता है और लेटरल सरफेस एरिया दे सकता है। तो अगर आपको, सॉरी, स्लैंट हाइट दे सकता है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो स्लैंट हाइट होता है ना, या आप ये कह लो, हाँ, जो स्लैंट हाइट होता है, जो स्लैंट हाइट अभी हमने देखा, नेक्स्ट फिगर में ये दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, जूम करके दिखाता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये एल जो है, एल, ये एल जो है कहीं ना कहीं एच का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर का रूट है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ एल की। ठीक है, तो एल आपका कहीं ना कहीं रूट ऑफ, पाइथागोरस तो लगाए हो ना, एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, काम आएगी। हाँ, तो यहाँ से एल 13 आ चुका है, तो मेरी हाइट भी आ चुकी है, तो हमें पता है भाई, यहाँ पे डाल दो ना हाइट 5, यहाँ पे 5 डाल दो, तो 1/3 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 5, तो आपका ये चला गया 8, ये आपका चला गया 24×25 120, 12×8 96, तो आपका टी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाली कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इजीली निकाल दिया हमने। तो ये आपका प्रिज्म और पिरामिड खत्म हो चुका है, आपके लिए आपको कोई भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक अलजेब्रा का क्वेश्चन दिख रहा है जहां पे ऑप्शंस में वैल्यूज हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा के क्वेश्चन में कभी भी आपको ऑप्शंस में वैल्यूज दिखे ना, आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। ठीक है, तो बस आप कोई भी ऐसी वैल्यू माननी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, आपको वही वैल्यू यहाँ पे डाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई को 1 मान के चलूँ, तो 1 + 1 = 1 × 1, जो कि 1 आ रहा है, इधर आपका पका रहा है 2, मतलब 2 = 1, तो ऑब्वियस है गलत है, मतलब आप वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं x =
y इक्वल्स टू 0 मानूँ, बस इतना ध्यान देना ना कि कहीं भी आपकी इक्वेशन नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। अगर नॉट डिफाइंड नहीं हो रही तो आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मानूँ तो ये आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया और ये भी आपका 0 होगा, तो कहीं ना कहीं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है और नॉट डिफाइंड भी कहीं पे नहीं हो रहा है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल डाल सकता हूँ, मेरा कहीं पे भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, तो ये भी 0, ये भी 0, कहीं ना कहीं आपका आंसर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पे। अब ये जो x की पावर 4 y की पावर 4 दिख रहा है, तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, आपको भी याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है ना, वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला जल्दी आपका टकराता नहीं है, इस वजह से आपको याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है। हमें क्या निकालना है? हमें x माइनस वाई निकालना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्स वाई माइनस वाई कैसे निकाल सकते हैं? हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। इसको अगर मैं खोल दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का रूट, कहीं इस तरह से देख सकते हैं क्या? बस हमें ये बहुत ही इजीली निकालेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आपको ना इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है ये, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 16 इंटू 17 256 प्लस 16 272 प्लस 1 273, 273 डिवाइड बाई आपका 16 आ रहा है ये। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, जो हम निकाल लेंगे अभी, ठीक है, निकाल लेंगे। इनटू इसकी वैल्यू मुझे दिया है 5/1/4, मतलब आपका कहीं ना कहीं 21/4 आ रहा है। आपको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू आ चुकी है ना, अब वो आ चुकी है यहाँ से 4, और ये हो गया आपका 13/4, ठीक है, 13/4। तो मुझे कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू पता है, मुझे कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, ये पता है ना। अब मुझे निकालना किसकी वैल्यू? अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं ना, ये क्या है? ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का रूट है। तो मैं वैसे ही देखता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का रूट ही तो है। अब इससे क्या हो जाएगा? उससे मुझे ये निकालना बहुत ईजी है, मुझे ये निकालना बहुत ईजी है। कैसे? अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है इससे ये चला जाएगा, और आपका 2x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये प्लस ये का हाफ हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल होने वाली है। तो हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ भाई कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के सम का हाफ आएगी, क्योंकि भाई इसका इसका सम का हाफ ही तो आएगी। तो मैं ओरली कर सकता हूँ, 34/4 का आधा 34/8, तो 34/8 को मैं फर्दर में काट देता हूँ, तो 17/4 आ जाएगा। और एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालूं? बहुत आसान है भाई। अगर मैं इसको इसमें से घटा दूं, तो कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन चला जाएगा और यहाँ पे 2xy की वैल्यू बच जाएगी। तो कहीं ना कहीं 2xy की जो वैल्यू आ रही है वो दिस माइनस दिस, जो कि -8/4, जो कि आपकी -2 आ रही है, -2। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चाहिए था 2xy की, चलो वैल्यू -2 है, तो कहीं ना कहीं आपका ये +2 माइनस माइनस प्लस होगा, तो आपका +2 आ जाएगा। इसका रूट चाहिए। कहीं ना कहीं ये 25/4 हो रहा है, मतलब 5/2 इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको x की वैल्यू दिया है और आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताना है। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये निकालने के मुझे x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होता है बेसिकली ये आपका जो है ना, ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं x प्लस 1/x की जरूरत पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको 1/x की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको x ये दिया तो आपको 1/x निकालना है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ऐसे सोचते हुए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे अगर मुझे 1/x की वैल्यू लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 7 - 3√5/4 आएगा। अब कैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे x की वैल्यू 7 + 3√5 लिखा है, ठीक है, मुझे 1/x लिखना है, मतलब 1 यही तो लिखना है। तो अब कैसे लिखूंगा इसको मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर क्या आया, ऊपर इसका कॉन्जुगेट आ गया, मतलब इसका बस बीच में साइन चेंज करके आ गया है, और नीचे क्या आ रहा है आपको दिख रहा है ये a + b है, a - b है, तो कहीं ना कहीं a² - b²।
मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 3√5 का स्क्वायर 3 3 9 25 45 45 होता है। तो कहीं ना कहीं 49 माइनस 45 आ रहा है जो कि 4 आ रहा है। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अपना टाइम बचाना है, ठीक है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं ना साफ साफ कि अगर मुझे इसका 1/x, अगर ये x की वैल्यू है, मुझे 1/x लिखना तो क्या आ रहा है, एक बार फाइनल रिजल्ट जाओ तो आपका ये, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 7 माइनस 3√5/4 ही तो आ रहा है। तो अगर आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो सिंपल यहाँ पे साइन चेंज करके लिख दो और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो आप डायरेक्टली लिख लोगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो देखो मैं कैसे करता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे मुझे सिंपली x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 निकालना है। तो x प्लस 1/x में कैसे लिखता, 7 प्लस 3√5 प्लस, मुझे पता है 1/x क्या होगा, 7 माइनस 3√5 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं 49 माइनस 45 जो कि होता है 4, ठीक है। ये x प्लस 1/x निकाला है मैंने, तो इसको मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे हमारा नीचे 4 आ जाए। तो 7 4 जा 28 प्लस 7 35 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 3 कहीं ना कहीं आपका प्लस 9 आ रहा है, 9 डिवाइड बाई 4 आ रहा है। अब इसका स्क्वायर करना है, माइनस 2 करना है, तो इसका स्क्वायर करूं अगर मैं, तो आपको पता है किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 45 आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर्स ले लूं, ठीक है, इसका मुझे स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो अगर 5 है किसी के लास्ट में तो सबसे पहले हम 25 लिख देंगे, 25 25 और 25 लिख दिया। साथ में जो ये 3 है तो 3 इंटू 4 कर देंगे, एक बढ़ा के, तो 12 आ जाएगा। 4 5 20, ठीक है, 7 8 जा 56, तो इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर हम तुरंत लिख सकते हैं। तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया, 1225 प्लस 9√5 मतलब 81 25 405, ठीक है, प्लस 2ab। तो देखो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अदरवाइज आपको लेंदी जाएगा वो प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, 35 को पहले 2 से कर दो, 70 आ गया, 70 को 9 से कर दो तो 630 आ गया। तो 630√5 डिवाइड बाई 4, सॉरी डिवाइड बाई 16 क्योंकि हमने स्क्वायर किया है, माइनस 2। तो आपको दिख रहा है 1225 और 405 जो है वो आपका 1630 बना रहा है। 1630 में आप देख रहे हो 32 को आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो 1630 में से 30 गया पहले, फिर आपका 1598 बच गया। तो 1598 प्लस 630√15 डिवाइड बाई 16, इसको अगर मैं 2 से काट दूं तो आपका क्या जा रहा है, 799 प्लस 315√15 डिवाइड बाई 8, जो कि हमारा ये करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं है, आसान सा था। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे यहाँ पे ना मुझे, वैसे तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है क्या, कि अगर आपको x की वैल्यू ऐसी दी हुई है, ठीक है, और आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर क्या होता है 15, तो अगर आपको डिफरेंस 1 दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको डिफरेंस 1 दिख रहा है तो x प्लस 1/x क्या होता है, 2 इंटू बड़ा वाला टर्म। आप बता दो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये आपका √16 है, ये आपका √15 है, तो यही तो बड़ा हुआ। तो अगर x प्लस 1/x निकालना तो 2 इंटू 4, x माइनस 1/x निकालना तो 2 इंटू दिस, ठीक है, कितना आसान है। लेकिन ना आपको ये कोशिश करनी है कि आप इसको बेसिक से करो, बेसिक में भी समय नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो हो सकता है आप लोग गलती कर दो। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो आपको फिर क्या करना है, आपको साइन के साथ लेना है, मतलब यहाँ पे जो छोटा वाला टर्म आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको इसको इस तरह से देखना है, 4 प्लस माइनस √15, तो 2 इंटू दिस वाला टर्म होगा, तभी आपका आंसर सही जाएगा। लेकिन आपको साइन के साथ लेना है, लेकिन अगर आप मान लो आपके दिमाग से वो स्लिप हो गया तो आप गलती कर दोगे। तो बेसिक से करो, कैसे करना है बेसिक से, मैंने आपको क्या बताया, x लिखूंगा मैं तो x क्या है, 4 प्लस √15। 1/x लिखने के लिए मुझे क्या करना है, ये पहली बात तो प्लस है, 1/x लिखने के लिए मैंने आपको सिंपल बोला, आप इसका उल्टा लिख दो, मतलब इसका कॉन्जुगेट लिख दो, मतलब 4 माइनस √15 लिख दो ऊपर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 माइनस √15 ऊपर लिख दिया और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि 1 आ रहा है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं चलो मैं लिख दे रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, आपका इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला गया, आपका सिंपल 8 बच चुका है। इसमें भी आपको समय थोड़ी लगा, इसमें भी आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये भी आप माइंड में सोच सकते हो कि हाँ ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं x माइनस 1/x निकालूं तो मुझे देखो, अगर मैं माइंड में सोचूं तो मुझे पता है भाई x की वैल्यू ये आएगी और माइनस क्या जाऊंगा, x की वैल्यू ये आएगी और माइनस 1/x ये आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे आपका 4 से 4 चला गया
और यहाँ पे √15 और यहाँ पे माइनस माइनस √15, मतलब कहीं ना कहीं 2√15 आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√15 आ जाएगी। ठीक है, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने क्या किया, 4 + √15 -4 - √15 कर दिया है, तो मेरा यहाँ पे 2√15 आ चुका है। मेरी बात क्लियर है ना, हमने कितने आसानी से कर दिया। ठीक है, अब जैसे अगर मैं नेक्स्ट वाला करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं मान लेता यहाँ पे x की वैल्यू ना 4 - √15 होता और फिर आपसे यहाँ पे x - 1/x पूछता, तो आप क्या करते। पहला तरीका तो ये है कि आपको डिफरेंस 1 दिख रहा है, क्योंकि आपका ये 4 + -√15 है, इसका भी डिफरेंस आप देखो a² - b² का 1 ही दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, x - 1/x क्या होता है, 2 × छोटा वाला टर्म। छोटा वाला टर्म कौन सा है, ये वाला छोटा वाला टर्म है, तो आपको साइन के साथ लेना है, तो आपका कहीं ना कहीं -2√15 आ जाएगा इस केस में। अदरवाइज मैं आपको बेसिक से करके दिखाता हूँ। आपको पता है x की वैल्यू तो भाई यही आने वाली है, और -1/x की वैल्यू क्या आने वाली, इसका उल्टा, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा, इसका a² - b² जो कि 1 होता है। तो आपको दिख रहा है 4 से 4 चला गया, आपका सिंपल -15 -√15 और -√15, कहीं ना कहीं -2√15 आ गया। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही यहाँ पे, आपका तुरंत हो जा रहा है, आपको समय भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक से करना है, एकदम कोई भी बिल्कुल समय लगने वाला नहीं, आप गलती नहीं करोगे चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन आ जाए। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, या आपको अगर ऐसा भी दिखे, जैसे अगर यहाँ पे और x की वैल्यू आपका ऊपर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपका रिजल्ट वही आएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे x + 1/x कर रहे हैं, तो अगर ये x है तो 1/x ये हो जाएगा, इन्हीं दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका ये x है तो 1/x ये हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों को, मतलब दोनों को जोड़ सेम ही रहे हैं ना। तो आपका अगर ये वैल्यू दिया रहा है x का या ये दिया रहा है, क्योंकि अगर x वैल्यू ये दिया रहेगा तो 1/x ये निकल के आएगा, अगर ये वैल्यू x दिया रहेगा तो 1/x ये निकल के आएगा, और इन्हीं दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। एक सेकंड रुक जाओ, कि अगर इसकी जो वैल्यू होगी वो 2a + b/a - b होगी। ठीक है, सिंपल सा, ये आपको याद रखना है रिजल्ट। a और b क्या, अगर आपको रूट में, एक बात और समझो, ये कभी कभी आपको ऐसे दे देगा कि लाइक 2 + √3/2 - √3, अगर x की वैल्यू है तो आप मुझे x + 1/x की वैल्यू बता दो। तो कैसे करोगे आप, आपको पता है इसको √4 की तरह देखना है, क्योंकि भाई आपने रूट के अंदर वाली चीजें उठाई हैं, तो आपको √4 की तरह देखना है इसको। तो मैंने क्या बोला, क्या हो जाएगा, 2a + b, a आपका √4 है, मतलब 4 है, 4 + 3 7/4 - 3 जो कि होता है 1, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 14 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे निकालना है x³ - 1/x³, जो कि आपका कहीं ना कहीं x - 1/x का होल क्यूब और +3n होता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर आपको x - 1/x दिया है, x³ - 1/x³ निकालना है, तो आप x - 1/x का होल क्यूब +3n करते हो, मतलब अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, और अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस आता। इतनी बात आपको पता है ना भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे x - 1/x निकालना पड़ेगा, तो मैं x - 1/x को डायरेक्ट लिखता हूँ। कैसे लिखूंगा, पहली बात तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि 2 × डिफरेंस है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 1 है। इन दोनों किसका, इसका और इसका, क्योंकि आपको साइन के साथ लेना है, इसका डिफरेंस 1 है, तो कहीं ना कहीं x - 1/x छोटे वाले टर्म का डबल हो जाता है। छोटा वाला टर्म ये है, क्यों, क्योंकि भाई ये √4 है और ये आपका -√3 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं छोटा वाला टर्म ये हो गया, तो कहीं ना कहीं x - 1/x को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। क्या होगा डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ, तो -2√3 -2√3 इसका क्यूब और +3n, n की वैल्यू क्या है, -2√3, यही तो है। अगर मैं देखूँ 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 -24√3 और -6√3, तो कहीं ना कहीं ये -30√3 आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहता ना कि x - 1/x लिखूं, मतलब बेसिक से, तो क्या करता, मुझे पता है भाई ये तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे माइनस है 2 + √3 आएगा, और डिवाइड में आपका 1 चला जाएगा, तो भी आपने डायरेक्ट देख लिया कि 2 से 2 चला गया, आपका -2√3 आ गया। ठीक है, तो आप मतलब बेसिक से भी कर सकते हो, बस एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई गलती नहीं करने वाले हो इसमें। ठीक है, हाँ, जैसे अगर मैं इसको देखूं तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, ये आपका है x³ + 1/x³
एक्स क्यूब माइनस 1/x³। ठीक है, यही है। अब अगर मैं निकालना चाहूँ तो अगर मुझे x प्लस 1/x दिख रहा है तो कहीं ना कहीं x माइनस 1/x में निकाल सकता हूँ। मैंने आपको बोला था भाई, आप अगर आपको x प्लस 1/x से x माइनस 1/x जाना है तो आप क्या करते हो, √n² -4 करते हो। माइनस क्यों करते हो, क्योंकि आपको बड़े से छोटा में जाना है, इस वजह से माइनस करते हो। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना होता तो आपको छोटे से बड़े में जाना है तो आप √n² +4 करते। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, n², चलो मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको फॉर्मूला भी याद रहे। n² -4, n की वैल्यू आपकी 5√2 दी है तो 25, 50, 50 -4 46। तो कहीं ना कहीं आपका √46 आ चुका है। अगर मैं x³ माइनस 1/x³ निकालूँ यहाँ से तो आपका 46, मतलब भाई n³ + 3n होगा ना, तो 46 √46 और +3n +3 √46, तो कहीं ना कहीं आपका 49 √46 बन रहा है इसकी वैल्यू। अगर मैं x प्लस 1/x³ निकालूं, यहां से अगर मैं x प्लस 1/x³ निकालूं तो क्या होगा, n³ -3n। अब ये क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको पता है भाई कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो n³ आपका क्या आ रहा है, आपका n³ क्या आ रहा है, 50, नहीं एक सेकेंड, 5 25 25 125, 125 दूना 250, 250 √2। ठीक है, तो 250 √2 -3 मतलब 15। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ये 235 √2 आ रहा है, ये इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू। अब आपको एक चीज दिख रहा है भाई, अब यहाँ पे मुझे दोनों की वैल्यू पता है, मतलब 235 √2 इंटू 49 √46। तो ये आपका कहीं ना कहीं √23 इंटू √2 है, तो 2 से 2 आपका चला जाएगा। तो आपका ये कितना बन गया, 235 इंटू 2, इसमें 2 छुपा हुआ है। ठीक है, और √23 आपका आ रहा है तो उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना ही वो कुछ हो पाएगा। तो 235 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 470 हो जाएगा, इंटू 49 इंटू √3। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है 9 सत्ते होता है 63, 63 होता है, मतलब कहीं ना कहीं एक जीरो के बाद 3 आएगा, एक जीरो के बाद 7 आ रहा है, एक जीरो के बाद 3 आ रहा है, एक जीरो के बाद 6 आ रहा है, एक जीरो के बाद 6 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये वाला आंसर हो गया। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम कुछ चीजें भी सीखेंगे। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो ना कि कभी भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो ax² + bx + c = 0 में, तो आपको पता है कि पहली बात तो ये जो x की हाईएस्ट पावर होती है ना, वो उसकी डिग्री होती है, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 का मतलब ये है कि आपके इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन आएंगे, 2 सोल्यूशन। मान लेता हूं x1 और x2 2 सोल्यूशन आ चुके हैं। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तो आपका 2 सोल्यूशन आ रहा है x1 x2। इसका मतलब ये कि x1 वैल्यू आप यहाँ पे x की डाल दोगे ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, या x2 डाल दोगे तो आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके सोल्यूशंस हो गए, या आप इसको रूट्स भी बोलते हो, या आपके रूट्स हो गए। तो अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना, मतलब अगर आपको x1 + x2 निकालना है तो आपको इसको सॉल्व करके पहले x1 x2 निकाल के उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जो इसका सम ऑफ रूट्स होता है, मतलब x1 + x2 जो होगा वो -b/a होगा। b क्या है, b आपके x का कोफिशिएंट है और a आपका x² का कोफिशिएंट है, c आपका कांस्टेंट है। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो -b/a होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो आपका c/a होता है। पहली बात आपको ये समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझो, अगर आपको सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है तो आपको इक्वेशन कैसे लिखना है, या अगर आपको रूट्स दे रखा है, सपोज आपको दे रखा है कि x1 x2 इसके रूट्स हैं, तो आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो। कैसे लिखोगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब आप यहाँ पे x1 + x2 कर दोगे, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब प्लस आप x1 इंटू x2 कर दोगे। ठीक है, तो अगर आपको रूट्स दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि 2 और 3 इसके रूट्स हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखोगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब 2 + 3 5, 5x, यहाँ पे x आपको दिख रहा है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके ये रूट्स ही तो हैं, तो 2 × 6 = 0। तो इसकी ये इक्वेशन हो गई, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको यहाँ पे अल्फा बीटा दे रखा है जो कि इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन बतानी है जिनके रूट्स ये हैं, तो आप ये वाली लाइन देखो, सिर्फ ये वाली लाइन देखो सिर्फ, तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं, इसकी मैं इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, मैंने बोला x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब ये रूट है ना भाई, यही तो रूट है, यही तो रूट है ना। तो α² प्लस β² इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स तो यही है ना, तो α²
बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये मुझे इक्वेशन लिखनी है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, तो वो मैं पता लगाता हूँ। कैसे पता लगाऊंगा? इसका यूज करके। इसका यूज करके कैसे? अब देखो ध्यान से, आपको पता है अल्फा और बीटा जो है रूट्स हैं इसके, तो कहीं ना कहीं इसका जो सम ऑफ रूट होगा मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी मतलब -13/6 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। तो -13/6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा, जो कि कितना आएगा? 7/6 आएगा। अच्छा, अब इसका यूज करके मैं ये नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना चाहूं तो क्या आएगा? आपको पता है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, माइनस क्या होता है? 2ab होता है, 2 अल्फा बीटा होता है। तो मुझे सब कुछ तो पता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब 169/36 माइनस 2ab मतलब 14/6। ये तो हुआ। हाँ यही हुआ, हाँ यही हुआ, ठीक है। तो 2ab मतलब 14/6 हो गया। तो इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपका 84 हो गया। तो 169 में से मैं 84 घटा दूँ अगर, तो ये 5 आ जा रहा है, यहाँ पे मेरा 8 आ जा रहा है, तो 85/36 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 85/36 आ रही है। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में इसका स्क्वायर कर दो भाई, लो, तो आपका ये स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो अब मुझे सबकी वैल्यू पता है, तो मैं क्या इसको अब देखो, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि आपका आ गया था 85/36 एक्स, और प्लस ये कितना आया था? 49/36 आया था, इक्वल्स टू 0। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36x स्क्वायर माइनस 85x प्लस 49 आ रहा है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस 49 है। तो आपका कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको सारा जो भी कॉन्सेप्ट है इस पे बेस्ड आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट में क्या है कि आपको कह रहा है कि इफ रूट्स ऑफ इतना आर इक्वल देन एक वैल्यू बता दो। आपको ये समझना है कि रूट्स इक्वल तब होते हैं जब वो आपका होल स्क्वायर के फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो आपको पता है ये आपका क्या है? ये आपका बेसिकली ये है, और यहाँ पे आपकी x की दो वैल्यू आएंगी जो कि 2,2 है, मतलब एक पहली वैल्यू भी 2 आ रही है, दूसरी वैल्यू भी 2 आ रही है। लेकिन अगर ये ऐसा रहता, मानो x-3 और x-5 इक्वल्स टू 0 रहता, तो यहाँ पे आपके x की वैल्यू 2 आती, 3 और 5, और आपको दिख रहा है यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं x-2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप रूट्स इक्वल है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपके होल स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मुझे होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करूंगा भाई? ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है। तो आपको यहाँ पे a स्क्वायर दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं a की वैल्यू x है, और यहाँ पे आपको नहीं पता, a की वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि आपको a की वैल्यू ही पूछा है। लेकिन आपको पता है कि ये आपका कहीं ना कहीं 2ab बन रहा होगा, या देखो प्लस 2ab बन रहा होगा, -2ab बन रहा होगा। तो आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये -2ab बन रहा है। तो इसको -2ab के फॉर्म में कैसे लिखूं? -2 × 2 × x, तो -2ab। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये x-2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab मतलब 4x इक्वल्स टू 0। अब आपको दिख रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ही आपका a लिख दिया था बस, तो a की वैल्यू आपकी सिंपली 4 हो जाएगी। यहाँ से मैं आपको 2-3 बातें और बता रहा हूँ कि कभी भी आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया रहा हो और आपको रूट्स बताने हैं, रूट्स, तो रूट्स कैसे निकालते हो? -b प्लस माइनस, एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। ठीक है, क्योंकि दो रूट्स निकलेंगे ना, तो एक बार प्लस के साथ निकलेगा, एक बार माइनस के साथ निकलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे आपको सारी वैल्यू दिख रही है। b आपका ये हो गया, a आपका ये हो गया, c आपका ये हो गया। तो आपको दो रूट्स निकलेंगे। पहला रूट क्या होगा? -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा रूट क्या होगा? -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब आपको एक बार प्लस के साथ करना है, एक बार माइनस के साथ करना है। तो ये आपके दोनों रूट्स निकल गए। तो अब हमसे क्या पूछता है ना कि जो ये हमारे रूट्स निकल के आए हैं ना दोनों, ये रियल हैं या इमेजिनरी हैं, या रियल है तो रियल में इक्वल है या अनइक्वल है, ये हमसे पूछता है। तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फंडा है। जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अंदर वाला जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं डी। डी आपका क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे, अनइक्वल। ठीक है, अगर आपका d इक्वल्स टू 0 है तो आपके जो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल होंगे।
ठीक है। और आपको दिख भी रहा होगा भाई, अगर ये वाला पोर्शन पूरा जीरो हो गया तो आपका माइनस भी यहाँ पे कुछ आप प्लस माइनस नहीं कर रहे हो ना, तो आपका पहला रूट भी माइनस बी बाई टू ए आएगा, दूसरा रूट भी आपका माइनस बी बाई टू ए आएगा। ठीक है। लेकिन अगर डी लेस देन जीरो है, ठीक है, तो आपका नॉट रियल मतलब इमेजिनरी आएगा। ठीक है, आपके रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स भी पता होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, जो बोलो बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आपको ना कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 और ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 अगर दे रखा है, तो आपको ये समझ जाना है कि इसके जो रूट फैक्टर्स होंगे ना, ए प्लस बी और a माइनस बी, तो इसके पक्के पक्के फैक्टर है। मतलब अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई इसके फैक्टर बता दो, तो आपको पता है कि ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा। मतलब ये इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा और ये भी इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। तो मतलब a प्लस बी, a माइनस बी इसके फैक्टर्स है। अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे ऐसा, तो इस केस में ना आप फैक्टर्स नहीं बता सकते अभी। ठीक है, अभी के लिए आप नहीं बता सकते हो, बाद में देखेंगे अगर कुछ जुगाड़ लग पाएगा वो लगा देंगे। अगर आपको कभी भी ऐसे ऑड पावर दे रखा हो और बीच में प्लस हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका जो फैक्टर होता है वो आपका a प्लस बी इसका फैक्टर होगा 100%, ये इसका फैक्टर होगा। और अगर आपको ये माइनस में दे रखा हो, मतलब सेम चीज ऑड पावर के साथ माइनस में दे रखा हो, तो a माइनस बी इसका फैक्टर होगा 100%। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको इवन पावर दे रखा है और बीच में अगर आपको माइनस दे रखा है, तो a प्लस बी, a माइनस बी दोनों इसके फैक्टर होते हैं। अगर आपको इवन पावर के साथ प्लस दे रखा है, तो आप कुछ भी नहीं बता सकते, बाद में कुछ जुगाड़ लगा के बता सकते हैं तो बताएंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। अगर ऑड फैक्टर और बीच में प्लस है, तो आपका a प्लस बी इसका फैक्टर होगा। अगर ऑड फैक्टर और बीच में माइनस है, तो a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। इसको याद करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। कैसे? बहुत ही आसान तरीका, बस आप थोड़ा सोचना, कभी नहीं भूलने वाले हो। आपको a की पावर 6 और b की पावर 6 दे रहा, बीच में माइनस दिख रहा है, तो आप इससे छोटी वैल्यू, मतलब कोई छोटी से छोटी वैल्यू ऐसे सपोज कर पाओ जिसको आप थोड़ा सोच पा रहे हो, पावर 1 में आपको नहीं लेना है। तो आपको क्या है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे इवन पावर है, ठीक है, और बीच में माइनस है, तो आप इवन छोटी वाली पावर ले लो। जैसे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वैल्यू सोची, जैसे अगर आपको कभी भी दिख जाए ना 28 माइनस बी की पावर 28, अब आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं कि कौन कौन से इसके फैक्टर 100% होंगे। तो आपको क्या करना है कि ये इवन पावर है, तो आपको छोटी से छोटी पावर लेनी है इवन, तो आपने ऐसे ले लिया। अब आपको पता है कि भाई इसका तो फैक्टर आपको पता है कि a प्लस बी, a माइनस बी होता है, तो इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन पावर से मैंने छोटी पावर सोची, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मुझे पता है इसका ये और ये फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका सोचूं तो मुझे दिखेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा होता है। तो क्या आपको इसके फर्दर फैक्टर्स पता है क्या? आपको नहीं पता, आपने कभी नहीं पढ़ रखा है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे सोचूं और मैंने बोला आपको 1 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ एक, वैसे 1 लोगे तो भी जाएगा लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, 1 मत लेना। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ पावर 5 है, तो आप छोटी से छोटी वैल्यू सोचो, तो आपके दिमाग में a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, क्योंकि मैंने 1 को मना किया। और आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी होता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं ये इसका फैक्टर है ना, तो आपको याद आ जाएगा कि भाई अगर इसका, तो मैं छोटी वैल्यू सोचूंगा जो कि मेरे दिमाग में a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रही है, तो मुझे पता है इसका जो फैक्टर होता है वो a प्लस बी होता ही होता है। ऐसी जगह मैं यहाँ पे सोचूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑड पावर है और माइनस है, तो मैं छोटी वैल्यू मानूंगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब मानूंगा। और मुझे पता है ये क्या होता है, आपका a माइनस बी और आपका a स्क्वायर प्लस ऐसे होता है, तो कहीं ना कहीं ये इसका फैक्टर है, तो आपको याद आ जाएगा। तो मतलब आपको याद आ चुका, आपको ऐसे रटना नहीं पड़ा। ठीक है, अब इस केस में क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे ये नंबर दिया होता तो मैं थोड़ा जुगाड़ लगाने की कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पे। कैसे? अगर मुझे ये वाला पर्टिकुलर नंबर दिया होता a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, तो ये कहीं ना कहीं ये लिखा है कि नहीं, आप बताओ, ये कहीं ना कहीं यही तो लिखा है। अब आपको एक चीज दिख रही है कि इसका पावर क्यूब, इसका पावर क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब है, और मुझे पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो, मतलब अगर ऑड पावर आ जाती है तो a प्लस बी इसका 100% फैक्टर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे a की वैल्यू a स्क्वायर है, b स्क्वायर की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू b स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं इसका जो फैक्टर है, या इसका जो फैक्टर है वो a प्लस बी निकल के आ, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो मतलब ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 का जो फैक्टर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये जो नंबर है ये इस नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो इसमें से कौन सा इस नंबर से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक बात ये बता दो मुझे थोड़ा सा, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ना इस होल नंबर से पूरी तरह डिविजिबल होगा, तो अगर एक बात बताओ, ये नंबर अगर इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है और मान लो ये नंबर इसमें से किसी एक को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा कि नहीं? बिल्कुल कर देगा।
तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन देखूं, ये वाला ऑप्शन, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ कि नहीं, 2 की पावर 20 की पावर क्यूब प्लस 1 की पावर क्यूब। तो आपको दिख रहा है ये क्यूब है, मतलब ऑड आ चुका है, और ऑड आ चुका है तो आपको पता है कि a प्लस बी इसका 100% फैक्टर होगा कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये इसका पूरी तरह से फैक्टर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो आपको एक चीज दिख रहा है कि ये जो है ना, ये नंबर जब इसका फैक्टर है तो ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा कि नहीं, और ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा कि नहीं, बिल्कुल कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। बाकी भी आप कर सकते हो, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, अगर मैं आपको करके बताऊं, थोड़ा आपको ज्ञान दूं, तो देखो ये आपका क्या है, ये 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 5 की पावर 3 प्लस 1 है, तो 2 की पावर 5 प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर ये होगा, क्योंकि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो आपको पता है कि भाई ए क्यूब मतलब अगर पावर ऐड हो जाए तो ए प्लस बी उसका 100% फैक्टर होता है। ऐसे इसका अगर मैं फैक्टर बताऊं तो 2 की पावर 30 प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे इसका फैक्टर 5 भी है, 2 की पावर 30 भी, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो उसका फैक्टर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू एक्स बाई वाई दिया है, तो आप सेक प्लस टेन की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो, वाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, या कॉसेक प्लस कॉट का दिया आप कॉसेक माइनस कॉट का निकाल सकते हो, उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ पे 2s आ रहा है, यहाँ पे 2s आ रहा है, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई आ रहा है। अगर मैं इस 2 को भी उधर भेज दूं तो कहीं ना कहीं आपका ये आ रहा है, मतलब आपका सेक थीटा की वैल्यू ये आ रही है। और कभी भी आपको ऐसी वैल्यू दिखे तो आपको ट्रिपलेट याद आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 2xy का ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही पी स्क्वायर प्लस 1 2p, मतलब बेसिकली यहाँ पे ना y की जगह आपका 1 डाल दिया है और x की जगह आपका p डाल दिया है। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रिपलेट है, और इसमें भी सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है वो ये वाली होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस 1, ये सबसे बड़ी, मतलब ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अब कैलकुलेशन करके नहीं निकालना है, मुझे पता है भाई ये सेक थीटा है, ये आपको सेक थीटा निकल रहा है, मैं लिख दूं क्या, सेक थीटा है ये, सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू आपको ये दे रखी है, मतलब ये कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स डाल दिया है, दोनों आ सकता है, कोई सीन नहीं है इसमें। ठीक है, दोनों हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कहीं ना कहीं आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, जो कि आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको ट्रिपलेट भी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपकी कैलकुलेशन को बचाएगा। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिखा है, मुझे पता चल गया कि भाई ये वही क्वेश्चन पूछा होगा, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। कॉसेक माइनस कॉट दिया तो मुझे पता है कि ये कॉसेक प्लस कॉट जो होगा वो 3 हो जाएगा, ये मुझे देखते पता चल गया है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो आपको अगर ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, मैं इसको और इसको साथ में लिया, और प्लस कॉसेक वाई और प्लस कॉट वाई है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे, आप देख रहे हो ध्यान से कि मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू 1/5 हो जाएगी कि नहीं। मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो कहीं ना कहीं कॉसेक वाई प्लस कॉट वाई की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी कि नहीं। ये आपको 0.2 होता है, 1/5 0.2 होता है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 3.2 आ जाएगा कि नहीं। समझ रहे हो, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको सिर्फ इतना ही करना था। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि मैंने कैसे आपको इसका रेसिप्रोकल याद करा दिया, पिछले क्लासेस में 2 बार करा दिया होगा मेरे ख्याल से, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.2। आसान है, अब आपके लिए आसान लग रहा होगा ये काफी। हाँ, a man on the top of a vertical observation tower observe a car moving at a uniform speed coming directly towards it. The angle of depression changes from 30 degree to 60 degree if the height of the tower, मुझे पता है। देखो बेसिकली क्या कह रहा है कि ये आपको फिगर आपका ऐसा बनता है, पढ़ते आपको फिगर पता चल जाना चाहिए कि कैसे बनता है अगर आपको प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे बंदा बैठा है, ये एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बैठा है, इसने देखा एक कार यहाँ पे थी जो कुछ देर बाद यहाँ पे हो गई है, जब यहाँ पे थी तो 30 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे था तो 60 डिग्री बन रहा था। हमने रेशियो याद किया है, अगर आप रेशियो भूल चुके हो तब बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको पता है 1:2 होता है।
अगर भूल चुके तो बता रहा हूँ कैसे याद करना है। आपको पता है ये 30 डिग्री है, आपको पता है ये 60 डिग्री है, तो पता है आपको ये 30 डिग्री है 60 डिग्री है, तो 30 के सामने वाला होता है 1, 60 के सामने वाला होता है 3, और ये पूरा 3 है, तो कहीं ना कहीं ये आपका 2 हो जाएगा कि नहीं। और ये रेशियो हमने याद कर रखा है, और आपको इसकी हाइट पता है, और आपको निकालना क्या है ना, आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। पूछा है कितने देरी आप मूव कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और जो थोड़ी देर बाद बताता हूँ, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी, इसकी हाइट जो दे रखी है पोल की वो 6 दे रखी है, और आपको पता है ये 30 है, ये वाला जो एंगल है वो 30 है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/√3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपका 6/√3 होगा कि नहीं। और आपका ये 1 है ये 2 है, तो आपको दिख रहा है ये आपका 12/√3 होगा कि नहीं। तो ये आपका 12/√3 हो गया, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन जो आप निकाल रहे हो, ये हो चुका है, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपका 4√3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा आपसे ये भी कह सकता था ना कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको मान लो 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो आप मुझे स्पीड बता दो। आपसे ये भी पूछ सकता था कि ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, 60 से 30 जो हुआ है, 30 से जो 60 हुआ है, वो 2 सेकंड में हुआ है। ठीक है, ऐसा मैं लिख दे रहा हूं कि 30 डिग्री से 60 डिग्री जो एलिवेशन हुआ है वो आपका 2 सेकंड में हुआ है, तो आप स्पीड बता दो। तो 2 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने 4√3 डिस्टेंस ट्रेवल की, और कितना समय लिया, 2 सेकंड लिया, तो आपका 2√3 जो आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। तो आपसे स्पीड भी पूछ सकता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है कि जब भाई 5.4 हाइट थी, तो जो शैडो बनती थी 9 की बनती थी, तो अब 13.5 शैडो है, तो कितनी हाइट बनेगी। तो आपको सिंपल कैसे लिख देना है, यहाँ पे हाइट हाइट 5.4 है, शैडो 9 है, इक्वल्स टू कर देना है सिंपली। वैसे ये सिमिलर ट्रायंगल से लग जाएगा, देखो सिंपल सिमिलर ट्रायंगल से लगता है ये। ठीक है, आपको इतना नहीं सोचना, आप एकदम बेसिक से भी कर दो ना कि भाई 5.4 हाइट है तो 9 शैडो है, तो 13.5 शैडो है, तो कितनी हाइट होगी, समझ रहे हो। तो ऐसे करना है। तो कैसे किया मैंने, 5.4 हाइट है तो 9 शैडो, शैडो नीचे लिखा है, ये शैडो है भाई, ये शैडो है, और ये आपकी हाइट है। आप उल्टा ऊपर नीचे मत लिख देना, तो यहाँ पे भी हाइट लिखोगे और नीचे शैडो लिखोगे, तो आपको यहाँ पे शैडो दे रखा है, यहाँ पे नीचे 13.5 दे रखा है, और आपको इसकी वैल्यू पूछा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये 1.5 किया है, तो मतलब 5.4 में मैं 2.7 ऐड कर दूंगा, 1.5 करने के लिए ऐड कर दूंगा, तो आपका ये आ जा रहा है 8.1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, आसान से था। आ जाओ नेक्स्ट पे। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, मैंने इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपका ये सिचुएशन में काफी बार पूछा गया है, तो बहुत ही आसान मैंने बताया था कि आपको ये इक्वेशन दिख रही है, क्या दिख रही है, 6x + 8y = 48 दिख रही है। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक बार आपको x की वैल्यू 0 रख के y निकालना है, तो आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आपकी 6 आ गई, और एक बार y को 0 रख के x निकाला तो आपने y को 0 रखा तो आपकी x की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब आपको √(x² + y² कर देना है, जो कि आपका 10 आ चुका है। समझ गए, आसान था कि नहीं। नेक्स्ट देखो, आपको रेडियस बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो आपको यहाँ पे रेडियस निकालना है, या आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे दे और आपको रेडियस पूछ ले कि भाई रेडियस बता दो। अच्छा यहाँ पे तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हो, जैसे अगर आपको कभी भी ना ऐसी इक्वेशन दे रखी हो, ऐसी इक्वेशन आपसे बताए कि भाई इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता दो और इसका रेडियस बता दो, तो इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है वो आपका a, b होगा। आपको ध्यान रखना है कि इसको =0 करना है और इसको =0 करना है। अगर इस फॉर्म में है तब के x वैल्यू a और y वैल्यू b आ जाएगी, तो a, b सेंटर हो गया, और जो इसका रेडियस है वो आपका r हो जाएगा। और मैंने आपको इक्वेशन भी लिख के बताया था कैसे लिखना है, x अगर सेंटर दे रखा है तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = r², तो उसी फॉर्म में लिखा है। लेकिन आपको दिक्कत तब आएगी ना जब ये इसको खोल देगा, इसको इस फॉर्म में खोल दिया और अब पूछ रहे भाई अब सेंटर बताओ और अब आप रेडियस बताओ, तब आप कैसे निकालोगे। तो अगर मैं इसको खोलता हूं ना एक बार, अगर आप देखो इसको अगर मैं खोल देता हूं, ध्यान से देखो, x² + a² - 2ax, ठीक है, प्लस y² + b² - 2yb, ठीक है, =r², ऐसे दे रखा है। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है ना, ऐसे तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई कि अगर मुझे निकालना तो मैं ए और ऐसे बी ले लूंगा, लेकिन भाई ये कांस्टेंट है, तो ये और ये वाला आपको जोड़ के लिख देगा, फिर कैसे निकालोगे, फिर तो नहीं निकाल पाओगे ना रेडियस, फिर आपको थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको इसको ना कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। कैसे करोगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही ध्यान से देखना।
आपको पता है कि जैसे आपको ये अब मुझे ऐसे नीचे इक्वेशन दे रखे हैं, मुझे अब बताना है कि भाई इसका रेडियस बताओ, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ और मुझे इसका रेडियस बता दो। आप कैसे बताओगे? बहुत आसान है, आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? बहुत आसान है। कैसे? आपको दिख रहा है ये एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर होगा या एक्स माइनस समथिंग का होल स्क्वायर होगा। तो मुझे दिख रहा है ये एक्स है और ये 2ab वाला टर्म है, मतलब 2xy वाला टर्म है, मतलब ये वाला, ये आपका यहां से कहीं आया होगा ये वाला टर्म, और ये यहाँ पे y तो कहीं ना कहीं यहां से आया होगा। तो ये 2ab है, मतलब कहीं ना कहीं -2 इंटू 1 इंटू एक्स है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि आपको y दिख रहा है, तो ये y माइनस समथिंग होगा या y प्लस समथिंग होगा। ठीक है, तो y और यहाँ पे 2ab करूंगा तो -2 इंटू 2 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं -2 x y -2, और माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2ab है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो वो प्लस हो जाता। तो y -2 का होल स्क्वायर है। अब आपको इसका रेडियस निकालना है। कैसे निकालोगे? आप ध्यान से देखो, अगर आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो कहीं ना कहीं आपका 1 का स्क्वायर 1 आएगा और आपका 2 का स्क्वायर 4 आएगा और भी +4 आएगा। लेकिन यहाँ पे -4 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसमें से अगर मैं 9 घटाऊंगा तब जाके कहीं ना कहीं ये -4 आया होगा, मतलब 5 - 9 किया होगा तब ये -4 आया होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे -9 करना पड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन को लिखने के लिए इसको हटा दूं अगर मैं, तो कहीं ना कहीं ये -9 = 0। अगर इसको अगर आप खोलोगे ना तब आपका ये आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये बेसिकली x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर बन चुका है। अब आप इजीली निकाल सकते हो, जो सेंटर है वो 1, 2 है, जो आपका रेडियस है वो 3 है, क्योंकि आप इसको कंपेयर कर लो इस वाली इक्वेशन से। समझ गए ना? आपको बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में कह लो, फिर आप इजीली निकाल सकते हो, और कन्वर्ट करना भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है भाई ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर है, ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं इसका जो रेडियस है वो 5 आ जाएगा। और अगर इसका सेंटर पूछूं, सेंटर, तो इसका सेंटर 0, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर है। समझ गए? आसान था। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन बताना ये भी बहुत आसान है। देखो, आपको बस एक बार कोशिश ट्राई करना है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसे मैंने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे y = 3 लाइन है। y = 3 क्या होता है आपका? देखो y = 3 कहीं ना कहीं आपका, देखो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, और ये आपको पता है ये y एक्सिस है। तो कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा है y = 3, मतलब इस लाइन पे आपको रिफ्लेक्शन, मतलब ये आपका मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, और आपको किस पॉइंट का निकालना है? 5, -3। तो 5 आप यहाँ पे जाओगे और -3 नीचे, मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट का आपको निकालना है। मतलब आपको पता है ये दूरी जो है ना, ये 5 है, ये दूरी आपकी 3 है, और ये दूरी भी 3 है, क्योंकि भाई ये आपका लाइन 3 पे है ना, ये 3 पे है ना, तो ये भी दूरी 3 है। तो मुझे इस पॉइंट का मिरर इमेज चाहिए, मतलब ये आप देखो ये मिरर है, मिरर है, तो कहीं ना कहीं ये जो 6 दूरी यहाँ की है वो 6 दूरी यहाँ पे भी जाएगी, मतलब +6 होगा, मतलब ये 3 है तो आपका ये कहीं ना कहीं 9 पे चला जाएगा, 9 पे, मतलब यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 9 है, और x का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? इसकी मिरर इमेज यहीं पे तो बनेगी। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट वहीं पे रहेगा, 5 पे ही। तो कहीं ना कहीं 5, -9 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5, -9 मेरे ख्याल से समझ गए हो, ड्रॉ करने पे बहुत इजीली समझ में आ रहा है चीजें। तो इसका 5, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है रिफ्लेक्शन। जैसे किसी और पॉइंट का निकालना है, मान लो मुझे जैसे ये दे रखा है, मुझे मान लो यहाँ पे दे रखा है 2,3। 2,3 का मतलब होता है कि ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, तो ये आपका 2,3 होगा। आपसे बोल दिया भाई x = -1 पे रिफ्लेक्शन बता दो, तो x = -1 की इक्वेशन आपकी ये हो गई, x = -1 की इक्वेशन हो गई, मतलब ये आपका -1 है, मतलब ये आपकी दूरी 1 है और निगेटिव साइड गई है, मतलब ये दूरी 1 है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दूरी 3 दिख रही है कि नहीं? तो इसका मिरर इमेज पे यहाँ पे बनेगा 3 दूरी, और पीछे भाई 3 दूरी इधर है तो 3 दूरी इधर आ जाएगा, तो ये आपका 3 दूरी क्या -1 पे ऑलरेडी था, तो ये कहीं ना कहीं -4 हो चुका है। और y एक्सिस पे आपको ये जो पॉइंट है ना, आपको मैं पॉइंट दिखाऊं, ये जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, जिसकी दूरी मैंने यहाँ पे -4 निकाली, और यहाँ पे दूरी उतनी ही रहेगी जो कि यहाँ पे थी 3 ही हाइट रहेगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 है और x की वैल्यू -4 है, तो कहीं ना कहीं ये -4,3 चला जाएगा इसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, आज के लिए इतना ही था, और मैंने आपको काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट बताए, इस वजह से मैंने क्वेश्चंस कम रखे हैं आज, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, यहाँ पे चलो रेशियो बता दिया मैंने, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पुराने याद दिला दिया, ट्रिपलेट बता दिया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा था। ठीक है, इस वजह से मैंने क्लास थोड़ी सी छोटी रखी है आज की, पता नहीं, मुझे पता नहीं कितनी लेंथ जाएगी इसकी।
ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।